ब्लैक मिरर सीजन 7 का पहला एपिसोड कॉमन पीपल है और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ब्लैक मिरर जैसा हम सब जानते और पसंद करते हैं वो फाइनली वापस आ गया है इस एपिसोड के साथ। मैं एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी इस कहानी के सेंटर में है जो मोरल बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, लेकिन इसके साथ एक पावरफुल मैसेज भी देती है कि आप अपने लव्ड वन के लिए क्या क्या कर सकते हो। इसके साथ ही एपिसोड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों के बारे में भी कुछ कहना चाहता है, स्पेसिफिकली ये कि आज के जमाने में लॉयल रहना मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप उनके इकोसिस्टम में लॉक्ड हो जाते हो गोल पोस्ट शिफ्ट होने लगते हैं। ये स्टोरी एक नियर फ्यूचर एनवायरनमेंट में सेट है और एक सॉलिड ट्विस्ट के साथ आती। तो चलिए एपिसोड को ब्रेक डाउन करते हैं, डीपर मीनिंग, ईस्टर एग्स और हाँ क्या ये एक्चुअली अच्छा था या नहीं, सब डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजिंग, पूरा एपिसोड फोकस था एक प्लेटफॉर्म पर, रिवरमाइंड। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अमेंडा के ब्रेन में लगी थी उसके ट्यूमर सर्जरी के बाद उसे जिंदा रखने के लिए। लेकिन रिवरमाइंड कोई ऑर्डिनरी डिवाइस नहीं था, ये एक मेटाफोर था उन सब सब्सक्रिप्शंस का जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए और कभी कभी बस रूटीन में। अमेंडा और माइक को जो सिस्टम पहले दिया गया था वो उनका फाइनल पैकेज नहीं था। कांस्टेंट अपग्रेड्स और नए पैकेजेस ने उन्हें पनिश करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। पैकेजेस थे कॉमन, कॉमन प्लस और सबसे एक्सपेंसिव प्रीमियम, जिसको लक्स बोला जाता था। जैसे जैसे पैकेजेस बढ़ते गए वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती गई और पॉइंट ये आया कि अमांडा को फंक्शनल रहने के लिए लक्स लेना पड़ा, वरना रिवर माइंड उसके दिमाग में कभी भी एड्स चला देता था। वो सोने के वक्त भी थक जाती थी क्योंकि वो ग्रिड को रिटर्न कर रही थी, एनर्जी, टाइम, सब कुछ। जब जागती थी तो रिलैक्सेशन जीरो, एक तरह से जिंदगी जीने लायक नहीं रही थी। ये क्लियरली एक डाइस था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पे लॉयल्टी का कोई वैल्यू नहीं है। आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता बल्कि पनिश किया जाता है अगर आप नए टियर अफोर्ड नहीं कर पाते। जब माइक कहता है विल प्लीड आवर केस, वे लॉयल कस्टमर्स, तो वो लाइन दिखाती है कि लॉयल्टी का जमाना गया, अब सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं। अमांडा ने जब लक्स का एक बार टेस्ट लिया जहां वो अपना मूड, एनवायरनमेंट सब कंट्रोल कर सकती थी, तो वो दोबारा कॉमन या स्टैंडर्ड टियर पे आके जिंदगी जीने लायक नहीं समझ रही थी। ये भी स्ट्रीमिंग वर्ल्ड की ही एक रिफ्लेक्शन है। HD, नो एड्स, अर्ली एक्सेस, सब एक टाइम पे स्टैंडर्ड था, अब वो सब प्रीमियम बन चुका है। कॉमन टियर पर होने का मतलब था एड्स कभी भी चल जाते थे, बिना वार्निंग के, बिना कॉन्टेक्स्ट के, बस रिवरमाइंड की मर्जी से। लेकिन ट्विस्ट ये था कि ये एड्स अमांडा के रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में फिट होते थे, बिल्कुल सटल और क्रीपी तरीके से। एग्जैक्टली वैसे जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, आप कुछ सोचते हो या बोलते हो और एकदम उसी चीज का एड आपको दिख जाता है। ये भी एक मैसेज था। आजकल के एड्स इतने टेलर मेड हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि एड चल गया। इस एपिसोड में एड्स दिखाए गए थे बिना मोरालिटी के, जिसमें इमोशनल मोमेंट्स भी मोनेटाइज हो रहे थे, जैसे कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं बिना डिस्क्लोज किए कि वो ऐड कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग और एक्सप्लॉइटेशन तो थे एपिसोड के थीम्स ही, लेकिन एक और लेयर थी लव, वो भी ऐसी लव जो सैक्रिफाइस करवा दे। एपिसोड के 16 मिनट मार्क पर समझ आ गया था कि माइक खुद डम डमीज बनने जा रहा है, एक ऐसी एम्बैरेसिंग गेम शो टाइप स्कीम जिसमें उसको सेल्फ ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अमांडा को लक्स टियर मिल सके। उसका प्यार इतना जेन्युइन था कि एनिवर्सरी पर एक्साइटेड था, जूनिपर्स लॉज ले जाना चाहता था, जूनिपर ब्रेड खुद एंजॉय करता था। लेकिन जब अमांडा ज्यादा थकने लगी, वीक होने लगी और लक्स अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, तो माइक ने अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस कर दी। ये क्लियरली दिखाता है कि जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो तो आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो, चाहे सिस्टम आपके खिलाफ हो या दुनिया अनफेयर हो। माइक ने एक ऐसे वेबसाइट का रुख किया जहां लोग पैसे देते थे किसी को अपनी एंटरटेनमेंट के लिए खुद पे कुछ करवाने के लिए। मिनी रिपर्टन का सॉन्ग लविंग यू इस एपिसोड के कोर में था और उसकी एक लाइन एवरीथिंग दैट आई डू इज आउट ऑफ लविंग यू परफेक्टली कैप्चर करती है कि माइक क्यों इतना सब कुछ कर रहा था। ओवर टाइम, पेन, ह्यूमिलिएशन, सब कुछ सिर्फ अमांडा के लिए। डम डमीज जिस प्लेटफॉर्म पर माइक गया था वही उसकी लाइफ बर्बाद करने की वजह बन गया। जब शेन ने माइक की ऑफिस में एक फोटो पोस्ट कर दी तो उसके बाद ऑफिस में फाइट हो गई और शेन एक्सीडेंटली एक व्हीकल के नीचे आ गया। इस इंसिडेंट के बाद माइक की जॉब चली गई और वो रिवरमाइंड प्लस अफोर्ड नहीं कर पाए। एक साल बाद दिखाया गया कि अमांडा या तो सो रही होती थी या फिर एक रोबोट की तरह
एड्स बोलती रहती थी, एक ऐसी जिंदगी जो उसके लिए अब जीने लायक नहीं थी। उसने सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रिवरमाइंड लक्स का एक लास्ट टेस्ट लिया और उसके बाद उसने माइक से रिक्वेस्ट की कि वो सब एंड कर दे, और माइक ने वही किया। उसके सिर पे तकिया रखा। उस सीन में एक सटल टच था, कैमरा उसके पैरों पे फोकस करता है। ये पहले भी दिखाया गया था, जब माइक सुबह ओवर टाइम पे जाता था तो जाते वक्त उसके पैर दबा देता था, जैसे कह रहा हो आई लव यू। और फिर उस फाइनल मोमेंट में जब वो अपनी लाइफ की सबसे प्यारी चीज से विदा ले रहा होता है, वही पैर फिर से फोकस में थे। जैसे सॉन्ग के लिरिक्स कहते हैं, एवरीथिंग दैट आई डू इज आउट ऑफ लविंग यू। माइक का हर एक्ट चाहे कितना भी पेनफुल या एक्सट्रीम हो, सिर्फ उसके प्यार की वजह से था। एक हॉन्टिंग और इमोशनली गट पंचिंग एंडिंग थी ये। बाद में दिखाया गया कि माइक फिर से डम डमीज वाले रूम में गया, जहां वो अब वापस लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपने आप को डैमेज कर रहा था, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और जब उसने क्रिब बेच दिया, एक ऐसा क्रिब जिसमें वो और अमांडा अपना फ्यूचर फैमिली इमेजिन करते थे, और वो क्रिब एक म्यूजिक वीडियो में यूज होने वाला था जहां उसे जलाया जाएगा, तो उस मोमेंट का मतलब था वो लाइफ जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। इजीली बेस्ट एपिसोड था सिंस सीजन 4। मुझे लग रहा था कि कॉमन पीपल या यूलॉजी मेरी फेवरेट्स में से होंगे। ईस्टर एग्स भी काफी कूल थे। जूनिपर्स लॉज का नाम और बर्गर भी उसके नाम पे। स्केलाइन लीगल का ऑफिस में होना सीजन 2 एपिसोड 2 वाइट बेयर का रेफरेंस था, जहां विक्टोरिया स्केलन हंटेड थी। क्रिस ओडाउड और राशिदा जोन्स काफी स्ट्रॉन्ग थे अपने रोल्स। ये एपिसोड ओल्ड स्कूल ब्लैक मिरर जैसा लगा, और शायद इसी वजह से इतना इम्पैक्टफुल था। अगर बाकी सीजन भी ऐसे ही चले तो ब्लैक मिरर सीजन 7 सॉलिड होगा। ब्लैक मिरर सीजन 7 के एपिसोड 2 बैट नोयर के बारे में। ये एपिसोड थोड़ा डिविसिव है। ये एक ऐसी टेक के अराउंड है जो पैरेलल यूनिवर्सेस से कनेक्ट करती है और रियलिटी को ट्विस्ट कर देती है। प्लस मरिया का पास्ट एक रूमर की वजह से उसे हॉन्ट करता है। एपिसोड खुलते ही एक न्यूज ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है। एक वुमन हाई राइज से गिर के डेड है, और ये वुमन कौन थी? मारिया की फ्रेंड नैटली। ये डेथ ही एपिसोड का ट्रिगर है, लेकिन मारिया को ये नहीं पता। नैटली ने मरने से पहले वेरिटी को बोला था कि मारिया को टारगेट करना है, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। स्टोरी सीधे उसी पॉइंट से पिक होती है और हमें मारिया के पास्ट का एक डार्क सीक्रेट दिखने वाला है। इस एपिसोड से मुझे 2 बड़ी चीजें समझ आई। पहला, बच्चे एक दूसरे के साथ कितने क्रूल हो सकते हैं, और दूसरा, 2 गलत चीजें मिलके एक सही नहीं बनाती। मारिया के सामने उसकी रियलिटी एकदम बदलने लगती है जब वेरिटी, उसकी स्कूल टाइम की एक्वेंटेंस, वापस आती है। वेरिटी स्कूल में कंप्यूटर नर्ड थी और उसे मिल्कमेड निकनेम मिला था एक गंदे रूमर की वजह से जो मारिया ने ही शुरू किया था। मारिया अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि ये रूमर नैटली ने फैलाया, लेकिन सच ये है कि मारिया ने ये शुरू किया था ताकि नैटली उसे छोड़े। बेसिकली उसने वेरिटी के दर्द को अपनी रिलीफ के लिए यूज किया, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वेरिटी पे क्या बीत रही थी। वेरिटी के गले में एक पेंडेंट है और जल्दी ही समझ आता है कि ये कुछ तो करता है, लोगों के ओपिनियंस बदलता है। मारिया को गैसलाइट करता है और कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। वेरिटी जब भी बोलती है पेंडेंट को पकड़ती है, लेकिन शुरू में हमें नहीं पता ये कितना पावरफुल है। वेरिटी अपने नर्ड स्किल्स के साथ मारिया की लाइफ डिस्ट्रॉय करने पे तुली है। वो छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे मारिया के ऑफिस में मीटिंग्स प्री अरेंज करना, बार्नीज, वो ब्लैक मिरर का चिकन रेस्टोरेंट जो कई एपिसोड्स में आया है पे कॉल करके ड्रामा क्रिएट करना, और ये दिखाना कि मारिया ने आलमंड मिल्क पिया जबकि वेरिटी ने पिया था। ये सब मारिया के माइंडसेट को तोड़ने के लिए रिवेंज का फुल ऑन प्लान। जब मारिया की जॉब चली जाती है, वो वेरिटी के घर जाती है और देखती है कि वेरिटी किसी मैंशन में रहती है। फुल ऑन बॉस लेडी वाइब्स। ये सब एक सुपर कंप्यूटर की वजह से जो वेरिटी ने बनाया है। ये कंप्यूटर पैरेलल रियलिटीज से कनेक्ट करता है और वेरिटी अपनी मर्जी की रियलिटी क्रिएट कर सकती है। वो पेंडेंट एक वॉइस कंट्रोल्ड रिमोट है जो इस टेक को ऑपरेट करता है। वेरिटी चाहती है मारिया वही लोनलीनेस और पेन फील करे जो उसने स्कूल में रूमर की वजह से किया था। सब लोग मारिया के खिलाफ हो जाते हैं, चाहे वो सच बोल रही हो। ये बिल्कुल उस रूमर का मिरर है जो वेरिटी के खिलाफ था। एपिसोड का क्लाइमैक्स एकदम इंटेंस है। वेरिटी मारिया को पुश कर रही है कि वो अपनी लाइफ खत्म कर ले, लेकिन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वेरिटी आर्म्ड पुलिस को बुलाती है।
लेकिन मरिया पुलिस का वेपन स्नैच करके वेरिटी को मार देती है और फिर मरिया पेंडेंट को यूज करना सीख लेती है और एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स बन जाती है। सब कुछ मिलता है जो वो चाहती थी जब वो सब कुछ खो चुकी थी। ये एंडिंग हैप्पी भी है और ब्लीक भी, क्योंकि दोनों वेरिटी और मरिया गलत थी। वेरिटी ने अपनी पावर का मिसयूज किया और मरिया ने भी किलिंग कर दी। तो ये लेसर ऑफ टू इविल्स वाला सीन है जहां मरिया जीत जाती है। ये रियलिटी से थोड़ा बियॉन्ड चला जाता है। मुझे ब्लैक मिरर में वो टेक पसंद है जो रियल दुनिया को इम्पैक्ट करती है। ये एपिसोड थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगा। स्टोरी का बिल्डअप मस्त था। हर दिन मरिया के अराउंड सब कुछ वर्स होता गया। वेरिटी की टेक ने ऑफिस, बॉयफ्रेंड सबको उसके अगेंस्ट कर दिया। एस्केप का कोई चांस नहीं था। एक सटल डिटेल जो लेटर रियलाइज हुआ, मरिया को वेरिटी का नाम ही नहीं पता जब वो नैटली के हस्बैंड को कॉल करती है। शायद पेंडेंट की वजह से वेरिटी ने खुद को लीगली शील्ड कर लिया। स्मार्ट एंड सिनिस्टर सर्च ऑर्गन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने एपिसोड का ड्रेड फील नेक्स्ट लेवल तक ले गया। एक्टिंग टॉप नॉच थी। मरिया का स्लो मेंटल ब्रेकडाउन और वेरिटी का काम से फुल विलेन मोड स्विच दोनों इंपैक्टफुल थे और इमर्सिव था कि हमें भी मरिया जैसा लॉस्ट फील हुआ। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मिरर सीजन 7 के एपिसोड 3 होटल रे के बारे में, और ये एपिसोड ने मुझे लिटरली हिला के रख दिया। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आर्टिफिशियल लाइफ की वैल्यू और रियल लाइफ के डेफिनेशन को एक्सप्लोर करता है, और इसका मीडियम है रीड्रीम टेक। इसका वाइब थोड़ा सैन जुनिपेरो सीजन 3 एपिसोड 4 जैसा है, मेलनकॉलिक, हॉन्टिंग, लेकिन साथ ही इंस्पायरिंग और प्यार से भरा हुआ। वार्निंग, स्पॉयलर्स अहेड। होटल रे 2 बड़ी बातों पे फोकस करता है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूवीज इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट, स्पेशली जब डेड एक्टर्स को टेक से वापस लाया जाता है। दूसरा, जिंदगी की वैल्यू क्या है, क्या आर्टिफिशियल लाइफ को भी वैल्यू मिल सकती है। ये एपिसोड एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन छोड़ता है जो दिल और दिमाग दोनों में घूमता रहता है। तो चलो स्टोरी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये सब अनफोल्ड होता है। हम मिलते हैं ब्रैंडी फ्राइडे से, एक एक्ट्रेस जो अपनी लाइफ और करियर से थक चुकी है। वो छोटे रोल्स से फ्रस्ट्रेट है और एक लीडिंग रोल चाहती है। पर्सनल लाइफ में भी वो चेंज के लिए तड़प रही है। यहाँ रीड्रीम टेक आती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्टर्स को पुराने मूवीज के सेट में डाल देती है, जहाँ सारे कैरेक्टर्स AI वर्जन्स हैं। ब्रैंडी को 1940s के एक फिल्म सेट में भेजा जाता है जहाँ वो मेस्मराइजर डिवाइस के साथ एक्टिंग करती है। ये टेक स्टूडियोज के लिए गेम चेंजर है। एक्टर्स का टाइम और पैसा बचाता है क्योंकि मूवी के रन टाइम के लिए ही उनकी जरूरत होती है। ब्रैंडी का रोल है एलेक्स का, लेकिन एक सीन में गलती से वो कैरेक्टर क्लारा को उसकी रियल एक्ट्रेस डॉर्थी के नाम से बुला देती है। ये छोटी सी गलती AI क्लारा में एक ग्लिच ट्रिगर करती है। क्लारा के पास डॉर्थी की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एम्बेडेड हैं। वो अपने दर्द को एक्टिंग में यूज करती थी, तो ये गलती क्लारा के आर्टिफिशियल दुनिया में एक बड़ा एको बनती है। और फिर एक कॉफी स्पिल होता है कंप्यूटर पे और ब्रैंडी इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में मंथ्स के लिए स्टक हो जाती है। वहां टाइम रियल वर्ल्ड से काफी तेजी से चलता है। इस दौरान ब्रैंडी और क्लारा के बीच एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड बन जाता है। वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये ब्रैंडी के लिए शॉक है क्योंकि शुरुआत में उसने क्लारा को नॉट रियल कहा था। उसके लिए ये दुनिया भी फेक थी, लेकिन क्लारा कंफ्यूज्ड है। वो बोलती है, मैं उतनी ही रियल हूँ जितनी तुम हो। ये एक बड़ा क्वेश्चन उठाता है, क्या क्लारा रियल है? वो सोचती है, फील करती है और ब्रैंडी के साथ प्यार करती है। जब क्लारा सेट के पैरामीटर्स से बाहर निकलती है, उसे डॉर्थी की रियल लाइफ दिखती है, कैसे वो अपने प्यार को छुपाती थी और डिप्रेशन में अपनी लाइफ खत्म कर लेती थी। ब्रैंडी ने शुरुआत में कहा था कि वो अट्रैक्टिव रोल से थक गई है, लेकिन आयरॉनिकली क्लारा उसे लव कर लेती है। एक आर्टिफिशियल बीइंग, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये इमोशंस इतने रियल लगते हैं कि हमें भी सवाल उठने लगता है, क्या ये रियल नहीं है? जब कंप्यूटर फाइनली फिक्स होता है, क्लारा का माइंड रीसेट हो जाता है। मंथ्स के मेमोरीज, उसका ब्रैंडी के लिए प्यार, सब एक बटन से गायब। ये ब्रैंडी के दिल को तोड़ देता है। वो सोचती है कि क्या वो सिमुलेशन में ही रहे, क्लारा के साथ फॉरएवर, और ट्रिगर वर्ड आई विल बी योर्स फॉरएवर मोर ना बोले। ये मोमेंट दिल छू लेता है। ब्रैंडी ने आर्टिफिशियल दुनिया में जो प्यार और इमोशंस फील किए, वो उसके लिए रियल थे, चाहे क्लारा एक कोड ही क्यों ना हो। लेकिन ये भी एक डार्क रियलिटी है। क्लारा के सारे मेमोरीज एक क्लिक में मिटाए जा सकते हैं। तो क्या उसकी लाइफ की वैल्यू है? ब्रैंडी रियल वर्ल्ड में वापस आती है, लेकिन वो इमोशंस जो वो साथ लाई वो एकदम टेंजिबल है। उसने जो एक्सपीरियंस किया उसने उसे बदल दिया। एंडिंग ने मुझे रुला दिया। जब ब्रैंडी वापस आती है, उसे एक फोन मिलता है जिससे वो डॉरथी के वीडियो से इंटरेक्ट कर सकती है। क्लारा नहीं, बल्कि रियल डॉरथी से बात होती है। दोनों इतनी सिमिलर लगती हैं कि ये दिखाता है डॉरथी का कितना एसेंस क्लारा में था।
ये ब्रांडी को थोड़ी सी कंफर्ट देता है, लेकिन साथ ही हार्ट ब्रेक भी, क्योंकि वो प्यार जो उसने फील किया वो अब सिर्फ यादों में है। ये एंडिंग इंस्पायरिंग है लेकिन हॉन्टिंग भी, एक परफेक्ट ब्लैक मिरर बैलेंस। इस एपिसोड में AI और CGI का यूज हाईलाइट किया गया है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में डेड एक्टर्स को डिजिटली रेजरेक्ट किया जाता है। होटल रे एग्जैजरेट करता है इस कॉन्सेप्ट को, दिखाता है कि अगर पूरी मूवी AI से बन गया तो क्रिएटिविटी और ह्यूमन टच का वैल्यू कम हो जाएगा। ये मॉरल क्वेश्चन रेज करता है, और क्या ये एक्टर्स की वैल्यू को डैमेज करेगा? एपिसोड ने मुझे शॉकिंगली एंगेज किया। एमा कोरेन, डोरोथी, बरोन क्लारा और आइसा रे ब्रांडी के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ने पूरे एपिसोड को हार्ट रेंचिंग बना दी। स्पेशल कैमियो और वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट ने सस्पेंस और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट किया, स्पेशली जब आई विल बी योर्स फॉर एवर मोर का डायलॉग सीन ने सबको एज ऑफ द सीट रखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।